नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर के आ गए एक नया चैप्टर क्लास 10th से रिलेटेड, जिसका नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। और वन शॉट का मतलब हर एक चीज डिटेल में बारीकी से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने चैनल पे डाल दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। बढ़िया जबरदस्त वीडियो है और वहां पे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मैग्नेट की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। इस चैप्टर में बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। और यहाँ हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आई थिंक 11 चैप्टर होगा ये, लेकिन हम इसे फिजिक्स फिर बायो फिर केमिस्ट्री लेकर के ऐसे खत्म करेंगे पूरे सिलेबस को बिफोर दी सीबीएसई 2025। तो बने रहना। तो बात है 1820 हंस ओरेस्टेड के टाइम की। तो हंस ओरेस्टेड साहब अपने लेबोरेटरी में बैठे थे, उन्होंने एक सेटअप बना रखा था कुछ इस तरह का। एक वायर था, उसे कनेक्ट किया उन्होंने एक बैटरी से और रियोस्टेट लगाया और एक की लगाया और साथ में रखा कंपास। ये पास में कंपास रखा। क्यों रखा? क्योंकि कंपास की नीडल बनी हुई थी मेटल की। अब वो क्या देखते हैं, जैसे ही उन्होंने इस वायर इसका सर्किट का स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई। अब ऑब्वियसली करंट फ्लो हो रही है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक अजीब फिनोमेना ये ऑब्जर्व किया कि जैसे करंट वायर के अंदर फ्लो हुई तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगी। अरे ये कैसे हुआ? डिफ्लेक्शन शो कैसे हुआ? क्या कोई इसके पास मैग्नेट थी? नहीं, मैग्नेट तो थी नहीं, क्योंकि वायर है तो नॉर्मल, मैग्नेट तो है ही नहीं। हमने स्विच को ऑफ किया। जब स्विच को ऑफ किया तो क्या देखते हैं, कंपास की नीडल वापस वहीं चली गई। अरे ये तो बड़ी अजीब ही बात है ना, कंपास की नीडल हिल क्यों रही है? तो एक्चुअल में नीडल हिलने का पीछे का रीजन ये था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास एक फील्ड बन जाता है इनविजिबल, और वो फील्ड बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है। तो वहां से डिस्कवरी हुई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। इसका मतलब कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब तक मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट से ही बनता था, और अब एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला था जब मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनने लगा? करंट की वजह से बनने लगा। और इसी करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम आज के टाइम में इतने पावरफुल हो चुके हैं कि जो बुलेट ट्रेन है वो पहले अर्थ पे चलती थी। मतलब ट्रेन जो अर्थ पे चलती है एक्चुअल में मैक्सिमम कितनी स्पीड अचीव कर सकती है, क्या लगता है आपको? 300 किलोमीटर पर आवर। अर्थ पे चलने वाली, पटरी पे चलने वाली ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फिनोमेना आया तो जापान ने बनाई बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन चलती है धरती से 1 mm ऊपर, 1 mm या 1 सेंटीमीटर ऊपर चलती है। और जब ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चलती है तो फ्रिक्शन हो चुका खत्म। तो ऊपर होती कैसे है? लेविएशन की मदद से। लेविएशन कैसे होता है कि नीचे भी नॉर्थ पोल ऊपर भी नॉर्थ पोल, दोनों पोल रिपेल कर जाते हैं। और इतनी पावरफुल मैग्नेट कैसे बन सकती है? क्या नेचुरल मैग्नेट में ये बात होती है? नेचुरल मैग्नेट में तो इतनी पावर ही नहीं होती कि ट्रेन को उठा दे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम करंट से मैग्नेट बनाते हैं और जैसे जैसे करंट की इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं मैग्नेटिक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और वो ट्रेन ऊपर एलिवेट कर जाती है। और हम ट्रेन को देते हैं एक्सेलरेशन, और ट्रेन रफ्तार से दौड़ती है और अचीव करती है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बिल्कुल दुगनी स्पीड। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे घर से दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है तो 1 घंटे में दिल्ली जाओगे और 1 घंटे में दिल्ली से वापस आ जाओगे। सिंपली इतनी पावरफुल है बुलेट ट्रेन। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है तो किसकी वजह से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। तो थैंक्स टू हंस ओरेस्टेड जिन्होंने फिनोमिना डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी कि जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है तो निडल दूसरी डायरेक्शन में शो करने लगती है, मतलब दूसरी तरफ को डिफ्लेक्ट होने लगती है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम करंट को स्टॉप कर देते हैं तो निडल स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब कि करंट फ्लो होने पे मैग्नेट बन रहा है वरना नहीं बन रहा। तो ये था हंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अगर हम इसकी कुछ चीजें लिखे तो इट इज द ओरेस्टेड। अब इससे कुछ ऑब्जर्वेशन थी, मैं छोटी सी ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, 2 या 3, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा क्योंकि इसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। बस जो चीज है जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल सटीक जबरदस्त, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला भाई, बिलीव मी। ये जबरदस्त चीज होंगे बट ढंग से पढ़ लेना तुम, एक ही शॉर्ट में सब खत्म। शॉर्ट जितना भी लंबा हो, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में कितना लंबा होने वाला है, लेकिन चीजें वही होगी जो कोई नहीं छूटेगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल करके आई थी? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि एज अपोजिट डायरेक्शन।
So these are the observations related to Oersted experiment. तो क्या observations थी? Simply as current is absent in the wire, no deflection shows in the compass. कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई करंट नहीं है. दूसरा, as switched on deflection appears towards the wire. जैसे स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन अपीयर हुआ towards the wire. निडल वायर की तरफ को बैंड हो गई कुछ इस तरह से. और थर्ड क्या है, अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो निडल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो यहां से हमें पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के बारे में. तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड नथिंग बट द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, मतलब या स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी मेटल पीस कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. कंडक्टर का मतलब जैसे कोई वायर है, मान लो हमारे पास एक वायर है और इसके अराउंड अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है तो इसके अराउंड बनने वाले स्पेस को हमने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया है. सिंपल, क्योंकि इसके अगर कोई मेटल पीस इसके क्षेत्र मतलब रीजन में आएगा तो चिपक जाएगा, वरना नहीं चिपकेगा. तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है. तो देखो हम यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक, चल नहीं रहा भाई, तो हम इसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना. तो यहां से बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर एनी मेटल पीस कैन experience a force, that is called magnetic field. तो magnetic field क्या है, where any metal piece, the space around the current carrying conductor where any metal piece can experience a force is called magnetic field. सिंपल बात है. इसे डिनोट किससे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, इसे बी से डिनोट करते हैं. ये कैसी क्वांटिटी है, सिंपली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत है. और इसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला भी होती है, और कौन से साइंटिस्ट थे, गॉस भी होती है, और कौन थे, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है. तो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स. क्यों, क्योंकि इन सभी साइंटिस्टों ने इसके बारे में बातें करी थी. निकोलस टेस्ला सर ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया था, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तक का कॉन्सेप्ट दे दिया था मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे केवल और केवल. तो दे आर दी लीजेंड जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब कुछ बताया है. तो अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो टेस्ला इज द एसआई यूनिट, टेस्ला इज एसआई यूनिट, है ना. एग्जाम में एसआई यूनिट पूछता है, बच्चे कंफ्यूजन होता है कि कौन से लिखे, तो ये है. अब वन टेस्ला, वन गॉस, अगर हम एक गॉस की बात करें तो वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला. ये इसके कन्वर्जन्स है यूनिट्स के. तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, सिंपल कन्वर्जन्स है. दिस आर हैविंग नो, मतलब कभी कभी आ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. तो ये तो थी बात मैग्नेटिक फील्ड की. अब बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मैग्नेट से इसका अराउंड बन रहा, तो हमें कैसे पता चल रहा मैग्नेट है, इसे क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया एक तरीका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है जब हम आयरन के पाउडर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप ले लेता है अपने आप ही. तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कैसे चलता है. तो वो बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ चलता है. तो यहाँ कैसे बात करते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है. तो हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है. पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलती है, तो ये है क्या, दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का. तो कैसे ड्रॉ की जाती है, सिंपली अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो हर एक बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ. तो इट हैज ए 2 पोल्स, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ. तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल चली जाएगी. ऐसे एरो बनाना है.
नॉर्थ से निकलेगी साउथ को चली जाएगी, एरो बनाना है। नॉर्थ से निकलेगी साउथ को चली जाएगी, एरो बनाना है। नॉर्थ से निकलेगी साउथ को चली जाएगी, एरो बनाना है। और इस तरह से साउथ को चली जाएगी, एरो बनाना है। इस तरह से नॉर्थ से निकलेगी, एरो बनाना है। ये है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये मैग्नेट के बाहर थी, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलेगी। सिंपल बात है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि दिखाई थोड़ी ना दे रही है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेट की गई है कि कैसे कैसे वर्क करती है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो प्रॉपर्टीज है नंबर फर्स्ट, दे आर, वही एक प्रॉपर्टी तो ये, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टर्मिनेटेड टू साउथ पोल, है ना। तो अगर हम लिखे दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड टू साउथ पोल, सिंपल। सेकंड हो जाएगी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लूप, ये कॉन्टिन्यूअस लूप बनाएगी हमेशा, है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ बनते टाइम। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दे नेवर फॉर्म सर्कुलर लूप का मतलब कि जैसे कोई नॉर्थ पोल है यहां और ये साउथ नॉर्थ से निकल करके नॉर्थ पे ही नहीं आएगी, वरना सर्कुलर लूप बन जाएगी। नॉर्थ से एक बार निकल गई या तो साउथ पे जाएगी या इन्फिनिटी पे जाएगी। हालांकि कोई मैग्नेट ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें साउथ और नॉर्थ दोनों पोल ना हो, मोनोपोल की कोई मैग्नेट ही नहीं होती, तो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज से निकला तो नेगेटिव पे जाएगा या इन्फिनिटी पे जाएगा, ये बात अलग है। तो दे नेवर फॉर्म सर्कुलर लूप। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो इम्पॉसिबल बात है। मतलब कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इस पॉइंट पे देखो कितनी डायरेक्शन है, एक ये रे B1 और एक ये रे B2, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। तो ये लिख लेना भाई, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ये क्वेश्चन आ चुका क्योंकि इसलिए बता रहा हूं मैं। फिफ्थ क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। कैसे, देखो यहां से टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर, ये टेंजेंट, तो ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ को चल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। और छठा क्या हो सकता है, क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीड्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, जैसे ये, तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द समरी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी कैसे की गई, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेस पे ही हम ड्रॉ करने सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द सोलेनॉइड। यही चीजें हैं और आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने ड्रॉ की, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब ओरस्टेड साहब से पूछा गया कि ओरस्टेड साहब आप ये बताओ कि आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो किसी भी वायर में करंट फ्लो कराने से बन जाता है, बिल्कुल सही बात है, हमने आपकी बात मान ली। अब ये बताओ कि जब करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी ही होगी। तो बताओ डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं कैसे बता सकता हूं कि किसी वायर में करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इनसाइड आउटसाइड, क्या होगी। और साहब कहने लगे कि भाई मुझे नहीं पता क्या होगी, मैं नहीं जानता क्या होगी, मेरी कोई हेल्प करो। तो ओरस्टेड के असिस्टेंट जिनका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने बताया
कि सर मैं बता सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। बस इतना करना है, अपना राइट हैंड को लेना है और थंब को ऊपर रखना है और कर्ल फिंगर को घुमा देना है। थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और कर्ल फिंगर को घुमा, मतलब फिंगर्स को कर्ल कर दो। थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के जब फिंगर को कर्ल करोगे तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और यहीं से निकल करके आया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे करंट कहां जा रही है, ऊपर से नीचे, अंगूठा रखो ऊपर से नीचे तो उंगली जाएगी यहां से अंदर और घूम करके बाहर, यहां से अंदर घूम करके बाहर, तो यहाँ इनसाइड और यहाँ आउटसाइड। दैट इज द वंडरफुल एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेनेशन। तो बस सिंपल होना ही क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी सिखा दी है और स्टेट के असिस्टेंस जिनका नाम है मैक्सवेल, और यहीं से आया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो क्या कहता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो मैं यहाँ छोटे छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश करूंगा। मैक्सवेल इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम अपने अंगूठे को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ये सर राइट हैंड के, ध्यान रखना मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, इसी वजह इसका नाम राइट हैंड थंब रूल है। और ये हमारी फिंगर्स है ना, ऐसे अंगूठे को सकते हो। तो ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये क्या शो करेंगे कर्ल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिंपली। तो इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां तो केस है, पहला केस फॉर स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर। अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, जो फिंगर्स है, फिंगर्स क्या शो कर रही है, फिंगर्स शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब क्या शो कर रहा है, थंब शो कर रहा है करंट को। ऐसे अगर बी केस दे रखी है सर्कुलर लूप, तो इसके केस में तो बहुत झोल है, सर्कुलर लूप मतलब कोई गोल चीज। तो इस केस में क्या करेगा, जो थंब होगा, देखो बिल्कुल थंब क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। उल्टा हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। और फिंगर्स क्या शो करती है, फिंगर्स शो करती है करंट को। बड़ा सिंपल है। जैसे ये हमारे पास लूप है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अंगूठा रखेंगे, ऐसे नहीं, फिंगर्स को रखेंगे ऐसे। देखो ऐसे अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनसाइड, फिंगर्स क्लॉकवाइज, अंगूठा इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड को क्रॉस से शो करते हैं, क्रॉस बना दो इनसाइड। और इसके केस में ये वायर है, ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या किया, अंगूठा रखा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड को डॉट से डिनोट करते हैं। ये थंब रूल है, तो इसे कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हमें करना क्या है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। और तुम्हें पता है डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आता है, और इन्हीं डायरेक्शन के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी सीखते हैं। तो ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन। तो कुछ क्वेश्चन बताता हूं जिनमें मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, तो देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास छोटे छोटे, कैसे, इसमें कहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, एक वायर ये रहा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट है, ध्यान रखना है ना, ये करंट है, दीज आर द करंट। ये बी है, सी है, ये लूप है ना, और इसमें लूप में कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से और यहाँ से ऐसा, ठीक है, इसमें बतानी है। और डी में लूप ऐसे रखी है, ऐसे, है ना, ये इस तरह से रखी है लूप, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट ऐसे जा रही है इसके अंदर, है ना। और एक लूप रखी है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। चलो मैं वो नहीं दिखा रहा बैटरी,
तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है भैया, ये 5 क्वेश्चंस है और इनमें हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। पहले में लगाते हैं तो अंगूठा रखे हैं करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, अंगूठा करंट को शो करेगा। ये रखा, यहाँ से बाहर देखो उंगली बाहर आ रही है, वो घूम करके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड डॉट बना दिया और यहाँ क्रॉस इनसाइड हो जाएगा। क्योंकि तो अब समझ गए ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी? वायर है तो उसके अराउंड सर्कुलर लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट वायर के अराउंड, ध्यान रखना। यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रखा, यहाँ अंदर, यहाँ से घूम करके बाहर, तो अंदर मतलब यहाँ क्रॉस और यहाँ क्या जाएगा, डॉट। ये तो थी स्ट्रेट वायर की बात। ये लूप की बात, लूप के केस में मैंने क्या बताया था, फिंगर्स को करंट बना दो, थंब को बना दो मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कैसे घूम रहे, क्लॉकवाइज, फिंगर घुमाओ क्लॉक, अंगूठा ऐसे रहना चाहिए सीधा, ऐसे ऐसे हो मत करना, ऐसे बिल्कुल। तो देखो करंट ऐसे, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर मतलब क्रॉस बना देंगे यहाँ पे, सिंपल। यहाँ पे बात करें तो ये लूप कैसे रखी है बताओ, क्या ये ऐसे रखी है? ये तो सर्कुलर लूप है, अगर सर्कुलर होती मैं बिल्कुल सर्कल बनाता। ये ओवल शेप क्यों बनाई? क्योंकि जैसे रिंग लाइट है ना, इस रिंग लाइट में लूप देखो अगर ऐसे रखी है तो आपको पूरा सर्कल दिखाई देगा, और अगर लूप ऐसे रखी है तो क्या दिख रहा होगा, ओवल शेप दिख रही होगी, और लूप ऐसे रखी है तो लिटिव ओवल शेप दिख रही होगी। तो इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, ये इनसाइड ये आउटसाइड। इस केस में अप या डाउन, अप या डाउन, और इस केस में राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। तो ये कौन सा केस है, ये वाला, और ये कौन सा केस है, ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो करंट देखो ऐसे जाकर के पीछे हो जा रही है, ऊपर से जाकर के पीछे को, तो उंगली रखेंगे ऐसे, उंगली रखेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो ये यहाँ को, और यहाँ से अंदर आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे, करंट ऐसे घूम रही है, देखो यहाँ उंगली रखेंगे ऐसे, तो ऐसे रखेंगे तो कहा जाएगा नीचे, डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा कुछ इस तरह से। ये सिंपल बात है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे शो करेंगे, है ना। तो स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, तो ये वायर है भाई, ये वायर है, ये रहा। अब इसके अंदर करंट फ्लो करा दो, ऐसे ऐसे, आई करंट फ्लो करा दिया हमने। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ करने का तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे अंदर, मतलब यहाँ से अंदर घूम कर कैसे जा रही होगी, तो घूम कर कैसे कैसे कंसेंट्रिक सर्कल बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अंदर और ये बाहर। सो दिस आर दी कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। तो अगर आई की कैसी शेप होगी, तो शेप है, शेप क्या है, शेप है कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। तो दिस इज द मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तरीका। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। अगर हम सर्कुलर लूप के लिए बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका क्वेश्चन कई बार। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक सर्कुलर लूप लेंगे, उसमें बिल्कुल तरीका वही है। तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो यहां से शो नहीं कर सकते ना, करने को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना, मर्जी है। तो हमने क्या लिया, एक सर्कुलर लूप ले लिया कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसमें ये यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे की लगाई और यहाँ लगाया रियोस्टेट, और ये घूम करके यहाँ आ गई। अब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है मान लो, तो इसके आसपास कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कुछ ऐसे, है ना, ऐसे चल रहा है ना अंदर, तो ऐसे अंदर मतलब अंदर घूम के बाहर को निकल के आएंगी, तो ऐसे ऐसे, और ये ऐसे बन जाएगी सर्कुलर रिंग्स, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सर्कुलर रिंग्स बन के आती है, ध्यान रखना टच इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दीज आर दी सर्कुलर रिंग्स, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स फॉर दी सर्कुलर लूप। ऐसे बनेगी सर्कुलर लूप के लिए।
अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे यहां पे एक पॉइंट है P और यहां पे एक पॉइंट है Q, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा, P पे या Q पे? तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा, जो तार के पास होगा उस पे ज्यादा, जो तार से दूर होगा उस पे कम। कैसे, ऐसा क्यों कि तार के पास वाला ज्यादा और तार के दूर वाला कम? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, हम बात करें फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो कुछ फैक्टर्स है जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर, नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम किसी वायर में करंट बढ़ाते हैं, चाहे लूप हो चाहे वायर हो, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो देखो, इसकी डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है, इसकी कम है, और जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ये तो थी स्ट्रेट वायर के लिए। अगर लूप की बात करें तो लूप के लिए दोनों ही केस सही है, और थर्ड केस और बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर लूप में हम ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स देंगे, कॉपर के वायर के बहुत सारे टर्न करते चले जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इंक्रीज ही हो जाएगा, है ना। तो इन द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड, ऊपर के तो है ही, और नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। तो हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बता भी सकते हैं कि कहाँ पे डिक्रीज होगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम तो पता है जहाँ पास पास होती है लाइन। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बचती है जिसे बोलते हैं सोलेनोइड। एक्चुअली में सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग बेस। कि जैसे डस्टर है, वायर को लपेट दिया स्प्रिंग की तरह, तो ये एक सोलेनोइड बन जाएगा। जैसे देखो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो मैंने इसे सोलेनोइड बनाना है, तो हम मानेंगे नॉन कंडक्टिंग बेस पे लिपटी हुई है। तो देखो, नॉन कंडक्टिंग बेस पे लपटा पड़ा है, तो सोलेनोइड है। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे मैग्नेट बन जाएगा। देखो, जैसे करंट फ्लो कराएंगे मैग्नेट फील्ड बन जाएगा। देखो, तो देखा आपने वीडियो में कैसे करंट फ्लो कराने से मैग्नेट फील्ड बन रहा है, और एक चिपका लेता अपनी चीज को, तो एक्चुअल में ये मैग्नेट है। और यही ओरस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। हम इन्हें एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये कैसे चुंबक को, मतलब चुंबक की तरह बिहेव करके चिपका रहा है चीजों को। तो यही चीज है हमारी। तो अगर हम बात करें सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सिलेबस में ही नहीं, तो मैं पढ़ना भी नहीं है, फिर मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स wound on a number of turns wound on a non कंडक्टिंग बेस। नॉन कंडक्टिंग ही लेना है, कंडक्टिंग लेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। बेस क्या? जिस पे लपेट रहे हैं, मार्कर पे लपेटेंगे, मार्कर बेस बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये, अगर तुम सिंपल भी लगा दोगे तो भी ये सोलेनोइड ही बनेगा। लो, ये भी सोलेनोइड ही कहलाएगा। रिंग सबकी सेम है, उससे भले छोटी बड़ी बन गई, नो मैटर। लो भैया, हमने इसे ऐसे कर दिया। अब इसे हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, और यहाँ पे की लगाया, और लगाया रियोस्टेट, और यहाँ से इसको कनेक्ट किया डायरेक्टली लाइक दैट। अब इस पे पॉजिटिव, ये निगेटिव की को कर दिया ऑन, करंट स्टार्ट हो गई चलना, और करंट चलते चलते ऐसे पहुंचेगी घूम करके नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, घूम करके वापस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में। अब बताओ कि इस सोलेनोइड का कौन सा पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, कौन सा पोल साउथ की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, तो ये नॉर्थ साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो देखो, अब यहाँ पे खड़े होकर करंट दिखेगा कैसे? ले क्लॉकवाइज। देखो, करंट पीछे से आगे को आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल बनेगा, क्लॉकवाइज मतलब एस। और यहाँ पे खड़े होकर के देखेंगे तो देखो करंट कैसा आ रही है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, तो क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऐसे साउथ पोल है, और वहां से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ ये बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां चलती है? अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ, बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ। तो अंदर चलेगी साउथ से नॉर्थ ऐसे। दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर दी सोलेनोइड। हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
अब इनसे कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलती है। क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती है? ऑब्जर्वेशंस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्या? पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर पे इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल है। सेंटर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल है। तो नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे सोलेनोइड का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकंड, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड पे आकर के दूर दूर हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जहां दूर दूर वहां मिनिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम एट एंड्स। क्या बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? बाहर तो है ही नहीं। जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो बाहर तो जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड जीरो एट आउटसाइड, आउटसाइड जीरो होता है सोलेनोइड के, ये बात है। नॉन कंडक्टिंग बेस को लेते हैं, तो ये कंडक्टिंग बेस लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्या तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के, और मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? सोलेनोइड का। तो देखो, वेज टू इंक्रीज, वेज टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, वेज टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो मैं यहाँ जगह नहीं बचेगी नीचे, है ना, तो दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का सिंपल तरीका दिया है, फॉलोइंग फैक्टर्स टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। पहला, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो बी प्रोपोर्शनल टू एन। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। बस मटेरियल चेंज करेंगे अंदर का, तो मैग्नेटिक फील्ड घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल रख रहे हैं हम यहाँ पे। परमिटिविटी बोलते हैं वो, हालांकि 12th की बात है। हमें केवल दो चीज़ याद रखनी है, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, और इफ वी इंक्रीज करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बातें थी सोलेनोइड से रिलेटेड, और यहाँ पे हमने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। सो अब बात करते हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर, मतलब जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वायर वो मैग्नेटिक फील्ड से उछल करके बाहर भाग जाता है। मतलब सिंपल है कि दो मैग्नेट लो, एक नॉर्थ पोल यहां रखो, साउथ पोल यहां रखो, एक करंट कैरिंग वायर रखो बीचों बीच, और जैसे उस वायर के अंदर करंट फ्लो कराना स्टार्ट करोगे, करंट कैरिंग वायर में कह रहा हूं, लेकिन करंट फ्लो कराना स्टार्ट करोगे तो वायर वहां नहीं रुकेगा, कूद के कहीं ना कहीं भाग जाएगा। क्यों कूद करके भागा? एक्सपेरिमेंट तुम्हें साइड में दिख रहा होगा, ये कूद करके क्यों भागा? कूद करके भागने का सिंपल रीजन कि इसे एक फोर्स मिला होगा, और इसी फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। इसे एक फोर्स मिला होगा और उसी फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअल में कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। तो वो फोर्स कितना है, कैसे फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, यही चीजें दिखते हैं। तो भाई 1822 के आसपास, मतलब 17-18 सेंचुरी की बात चल रही है, 18 सेंचुरी के लगभग, एंड्रिन एम्पियर, एम्पियर जिनकी करंट की जो यूनिट है एम्पियर, तो उसी साइंटिस्ट के बेस पे एक साइंटिस्ट, उसी के नाम, वो जो नाम है वो एम्पियर साहब का नाम है, और एम्पियर्स ने ही इस मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको फोर्स को डिस्कवर किया था कि जब किसी वायर, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो फोर्स लगता है। तो एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं ऐसे हम सिंपली। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे हमारे पास, अगर हम हेडिंग लगाए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, या हम वायर भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अगर फिगर बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे एक, तो मान लो ये एक वायर है हमारे पास, है ना, ये रहा सिंपली वायर, और इस वायर को हमने करंट फ्लो करानी स्टार्ट की इस तरफ से, और ये वायर कनेक्टेड है हमारे पास यहाँ से ऐसे, बैटरी है, और यहाँ पे स्विच है, और यहाँ पे रखा है रियोस्टेट, और ये हमने इसको कुछ ऐसे सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ये बैटरी का EMF E है, K की है, और रियोस्टेट है RH, और करंट फ्लो हो रही है I वायर में। सिंपल। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक हॉर्स शू मैग्नेट ले ली, या ऐसे एक नॉर्थ पोल लिया मैग्नेट का, देखो यहाँ से, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पे लिया हमने एक साउथ पोल मैग्नेट का, कुछ इस तरह से, ये ले लिया साउथ पोल। तो अब क्या होगा, ये वायर भागेगा, कहाँ की तरफ को भागेगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन, कि अंदर को भागेगा या बाहर को भागेगा, ऊपर को भागेगा या नीचे को भागेगा। एक्चुअल में इसका क्वेश्चन हम अभी थोड़ी में देर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास वायर एक्सपीरियंस करेगा, तो इसे बोलते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड experience a force. This experiment done by Andre Ampere in 18th century. एग्जैक्ट सन याद नहीं है मुझे, लेकिन किया था उन्होंने। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का? देखो फोर्स दो चीजों पे डिपेंड, हालांकि 12 में तो पूरा टॉपिक है और 12 में तो बड़े इंपॉर्टेंटली हमें बताया जाएगा, डेरिवेशन करा जाएगा, या हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे लेंथ पे। हम अच्छा मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूँ ना फोर्स का। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है एक्चुअल में वो होगा F प्रोपोर्शनल टू I/B/L, और यहाँ साइन थीटा आता है। तो मैं कुछ नहीं पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, तो मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर कैसे इस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं। तो हमने लिखा है इसे F = I/B/L साइन थीटा, और थीटा किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से समझ लेना। एंड किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड के और लेंथ के, है ना। इस तरह से हमने ये रख दिया। अब आई तो करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड, हमें सबको पता है। अच्छा, बात ये नहीं है कि ये है क्या, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, बात ये है कि किस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब डायरेक्शन जब एम्पियर साहब से पूछेगी कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जैसे ओरस्टेड साहब से मैग्नेटिक फील्ड की पूछी गई थी, तो ये नहीं बता पाए ऑब्वियसली। तो कौन आया? फ्लेमिंग्स आए। फ्लेमिंग्स ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया, और फ्लेमिंग ने कहा कि विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। उसमें हमने क्या किया था? राइट हैंड थंब रूल। हमने राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की थी। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो वहां मैग्नेटिक फोर्स फील्ड था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो यहां उन्होंने बताया कि अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से रखो, ऑल द फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये फादर मदर चाइल्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट को शो करेगा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है ना। तो हम यहीं पे बात करते हैं क्या? अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नंबर फर्स्ट, इफ ए वायर, क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं? अगर किसी वायर को बिना, मतलब विदाउट करंट कैरिंग वायर के हैं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। करंट जीरो मतलब फोर्स जीरो। अगर वायर को पैरेलली रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एंगल मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का है। जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों ही जीरो हो, मतलब पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल जीरो बनेगा, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। और थर्ड इज कि जब हम वायर को परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर। तो यहीं पे हम बात करते हैं कि एक, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो कैसे चलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक पैरेलल लाइन दिखा दो, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल। हमने क्या कहा? इफ ए वायर प्लेस, ये वायर रखा है, देखो ये ऐसे रखा है वायर, मान लो हमने इस वायर को ऐसे रख दिया कुछ इस तरह से, है ना, ये रखा वायर ए सी, इस वायर को रख दिया, क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? इट विल नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स विदाउट करंट, विदाउट करंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है, दिख रहा है क्या? देखो जरा एक बार, है ना, फिर मैं नीचे लिखूंगा या ऊपर लिखूंगा, बहुत है अभी तो। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है? इफ वी प्लेस ए वायर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, it will not experience a force, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा यहां पे। और थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वी प्लेस ए वायर परपेंडिकुलरली then it will experience
मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम, देखो थीटा 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। तो दीज आर द कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बात हम कर रहे थे इसकी डायरेक्शन की, तो कौन थे, सिंपल बात है, फ्लेमिंग ने दिया था, अभी बताया था। तो लिखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि लेट से हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा थंब है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर है मान लो। तो ये क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर क्या शो करेगी, करंट को, है ना। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को सिंपली। इसका छोटा डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं हम, कुछ इस तरह से, ये तो ये क्या हुआ, ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, सिंपल। तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कुछ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसके बीच पे क्वेश्चन आ चुके हैं काफ़ी सारे। एक बात याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब करंट जो फ्लो होगी, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है करंट उसके साथ फ्लो होती है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो होती है। पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया मैंने, वीडियो देख लेना आराम से, जब देखी होगी, मतलब 10th में हो यार तुम। तो करंट पॉजिटिव चार्ज के साथ फ्लो करती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो करती है, याद रखना बात ही, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है, मतलब क्लास नहीं पढ़ा रहा, ऑनलाइन है भाई, कहूँगा बार बार, बिल्कुल क्लास में मैं ऐसे कहता हूँ, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गई, मैं मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई। चलो भाई, तो हम करते कुछ क्वेश्चन में कहा, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कुछ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, ये रखा है वायर ऐसे, ऐसे यहाँ पे वायर ये रखा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे है ना, ये कुछ है ऐसे ही, ये ए हुआ, ये बी हुआ। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक न्यूट्रॉन रखा है, दोनों को वेलोसिटी से तीनों को अंदर एंटर कराया गया। तो तीनों पे फोर्स बताना है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ को लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, है ना। यहाँ बात करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलता है, नॉर्थ से साउथ, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को उंगली रखो। अगर क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की उंगली को रखना है, बाकी कुछ नहीं। नॉर्थ से साउथ, ये रहा नॉर्थ से साउथ। करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, ये उंगली करंट की है, करंट को कर दो ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड, तो मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड होगा, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनसाइड। ये ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, इसलिए मैंने टेढ़ा बनाया था। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे और ये अंदर, तो कहाँ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल रखा तो कहाँ जा रहा, नीचे जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड। इस केस में करते हैं, देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ चलती है करंट, तो बस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, ये क्रॉस साइड मतलब अंदर है, तो अंदर उंगली क्या करेंगे, ये उंगली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए ऐसे, और उंगली क्या करेंगे, ये करंट उंगली ऊपर को जाएगी तो ऊपर को कर देंगे ऐसे, तो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ, इस तरफ को, लेफ्ट साइड को, मतलब प्रोटॉन सीधा ना जा करके ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ को। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, मैंने अभी बताया था, करंट अपोजिट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर है, इलेक्ट्रॉन नीचे, करंट, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर रखो रहा, करंट लेकिन नीचे को फ्लो होगी, करंट नीचे को फ्लो होगी तो फोर्स लगेगा इस तरफ को, तो ये कुछ इस तरह से भाग जाएगा, और न्यूट्रॉन तो सीधा है तो सीधा चला जाएगा, बिल्कुल। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यही कहलाता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की बातें थी, और इसी पे बेस हमें पता है
कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये इनमें से क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम लगता है, कब मिनिमम लगता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मतलब ये 0 ही है और मैक्सिमम जब ये 90 डिग्री पे हो। फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब इसके पास जो टॉपिक बचता है, हमारे पास बचता है डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट क्या होते हैं? देखो, डोमेस्टिक सर्किट बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे घरों में जो वायरिंग हो रही है, ये वायरिंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से उस सर्किट्स को बनाया गया है, इन्हीं बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट। कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं डोमेस्टिक सर्किट के लिए, क्या? जैसे कि फ्यूज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सॉकेट, स्विच, है ना, और ये सब चीज़ें, ये बहुत अर्थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए। तो पहले वायरिंग समझते हैं कि कैसे हमारे घरों में वायरिंग होती है, सारी की सारी बिजली फिटिंग। अगर हमारा नया घर बन रहा है, हमें बिजली की फिटिंग करानी हो तो कैसे कराएंगे, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो देखो भाई, ये तो फोर्स होने करंट हमने पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ है नहीं। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। इस बार डीसी मोटर, एसी मोटर, सब चीज़ें थी, लेकिन है ही नहीं, इसलिए उसमें निकल चुकी, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं भाई, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके। हम तो मेन चीज़ें पढ़ लेंगे जो हमें पता है पढ़ना है। तो मैं बता रहा था डोमेस्टिक सर्किट्स। तो डोमेस्टिक सर्किट्स का मतलब क्या होता है? देखो, डोमेस्टिक सर्किट्स, है ना, ये सीकेटी सर्किट की शॉर्ट फॉर्म है। तो डोमेस्टिक सर्किट में सबसे पहले क्या होता है कि बिजली घर से, हमारे घर में बिजली आती है, तो सबसे पहले पोल से बिजली कहाँ पे आती है? इसमें देखो 3 तार होते हैं। सबसे पहले चलो मैं बात करता हूँ वायरिंग के। अगर हमारे घर में वायरिंग होती है 3 वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर, लाइव वायर, है ना, एक होता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, और एक होता है कौन सा? अर्थ वायर। तो एक होगा हमारे पास अर्थ वायर। तो लाइव वायर का काम क्या होता है? जिसमें करंट लगातार फ्लो होती रहती है, वो लाइव वायर है। न्यूट्रल वायर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, अर्थ वायर हजार्डियस शॉक से बचाने के लिए। तो इस वायर का काम क्या है? इन विच करंट फ्लोज, इन विच करंट फ्लोज, इसके अंदर करंट क्या होगी? फ्लोज करती रहेगी, है ना, इसमें तो करंट हमेशा फ्लो रहेगी। आपने देखा भी होगा कि 3 तार चलते हैं सड़क के ऊपर, वे 3 तार क्यों चलते हैं? एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। ये हमारे घरों में सॉकेट्स होते हैं, मैंने पहले चैप्टर में बताया था। हमारे घरों में देखो, ऐसा सॉकेट होता है 2 वाला, और एक ऐसा सॉकेट होता है 5 वाला, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है? ये तो है लाइव वायर, और ये क्या है? न्यूट्रल वायर। लेकिन ये क्या है? लाइव, और ये क्या हुआ? न्यूट्रल, और ये क्या हुआ? अर्थ वायर। ऐसे ये न्यूट्रल और ये लाइव वायर। तो जो हैवी अप्लायंसेज है उसमें हम 5 सॉकेट में लगाते हैं उसका स्विच और उसका प्लग, और जो लो अप्लायंसेज है वो 2 में लगाते हैं। तो अर्थ वायर का मतलब क्या है? अर्थ वायर क्यों दिया जाता है हमें? अर्थ वायर क्यों दिया जाता है? अर्थ वायर दिया जाने का पीछे का प्रिंसिपल ये है कि अगर हमारे घर में कोई फॉल्ट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, हमारे घरों की दीवारों में करंट आ जाएगी। अर्थ वायर देने से क्या फायदा होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो दीवारों में करंट आ जाके इस वायर के थ्रू करंट सारी की सारी कहां पहुंच जाएगी? नीचे पहुंच जाएगी अर्थ में। पहले चैप्टर में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कोई छोटा मोटा अप्लायंस रहते, बल्ब चला रहे, पंखा चला रहे, तो 2 प्लग वाले स्विच का काम कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर कुछ हो भी जाएगा तो इतनी तकलीफ करंट तो फ्लो नहीं कराएगा ना वो। तो हमारे पास बेसिकली 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव पहले चलेगा, अच्छा हमेशा कम से कम 2 वायर तो होंगी ना, ऐसा कहीं नहीं देखोगे कि एक वायर से काम चल रहा है, एक वायर से कोई सर्किट चल जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 वायर चाहिए। तो जैसे कोई बल्ब भी है, मान लो अब ये बल्ब हमारे पास, इस बल्ब को होल्डर में देखो 2 ये टर्मिनल्स है, यहाँ पे एक लाइव वायर जाएगा और घूम करके न्यूट्रल वायर आ जाएगा। वो लाइव वायर घूम करके नहीं आ सकता ना, तो दूसरा वायर जो होगा न्यूट्रल वायर होगा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तब ये ग्लो कर पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या काम किया यहाँ पे, अगर हम बेसिक बात करें तो टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट, और ये क्या करता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक, है ना, शॉक, झटके से बचाता है बिजली के, ये वो वायर है। तो अब क्या होता होगा? देखो हमारे पोल से 3 वायर आ रहे हैं, ये अर्थ, ये मान लो लाइव, और ये क्या है? न्यूट्रल। सबसे पहले ये कौन सा हुआ? अर्थ वायर, ये हुआ लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर। हम डोमेस्टिक वायरिंग की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, हमारे घरों में वायरिंग कैसे होती है? डोमेस्टिक वायरिंग, है ना। तो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हम सिंपल सी बात करेंगे, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले लाइव वायर में हम फ्यूज जोड़ेंगे, क्योंकि फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत तकड़े तकड़े शॉक से और शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है, पूरा अप्लायंसेस को खत्म होने से बचा लेता है। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्ट किया, ये रहा फ्यूज, है ना, और ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये लगाया,
ऐसे, ठीक। आगे गई बिजली, लाइव वायर में कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल में कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से हमने ये मीटर में बिजली का इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, यहां पे इसे एंटर करा दिया लाइव वायर को, और ये न्यूट्रल वायर भी चल ही रहा है लगातार, देखो है ना, यहां से ऐसे न्यूट्रल वायर लगातार चल रहा है। अब हमारे घरों की वायरिंग आ जाती है। यहाँ पे मान लो पहला स्विच है कुछ इस तरह का, है ना, ये फिर अगला स्विच है इस तरह का, ये अगला स्विच है इस तरह का। अलग अलग रूम के स्विच है, मैंने एक तुम आइडिया दे रहा हूँ, अलग अलग रूम के स्विच है। ये वाला वायर पहला लाइव, तो ये कनेक्ट हो जाएगा लाइव वायर में ऐसे। ये वाला किस में कनेक्ट हो जाएगा आगे को, लाइव वायर में। ये कनेक्ट हो जाएगा लाइव वायर में। ये कौन सा है, न्यूट्रल, तो ये आगे को चल करके कनेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल वायर में, या न्यूट्रल वायर में, ये न्यूट्रल वायर में, क्योंकि लाइव है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ वायर है, कनेक्ट हुआ। और ऊपर से कौन सा चल रहा है भैया जी, अर्थ वायर, और ये कनेक्ट हो जाएगा सारा का सारा अर्थ वायर में। यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा अर्थ वायर में, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा अर्थ वायर में, और आगे के जाके सबको हम कनेक्ट कर देंगे, और ये हमें अगले रूम पे ले जाएंगे, मतलब अनदर रूम, और अनदर रूम में वायरिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हम अपने डोमेस्टिक मतलब घरों में वायरिंग की जाती है। अब यहाँ पे तुम बीच में कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई सा प्लग लगा दो, स्विच लगा दो, सब वो चीज चल पड़ेगी आराम से। ये एक रफ डायग्राम है, और इस तरह का डायग्राम बनाने को आ जाता है सिंपल के डोमेस्टिक वायरिंग। बताओ क्या, तो 3 वायर है, अर्थ लाइव न्यूट्रल। अर्थ वायर तो बस अर्थिंग को जोड़ने वाला, एक लाइव के न्यूट्रल को, कुछ में रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था। वैसे 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, रिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम। ये ट्री सिस्टम है, रिंग सिस्टम तो बहुत अलग चीज है, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ना हुआ ICSE बोर्ड की चीजें हैं। तो खैर ये थी हमारे पास डोमेस्टिक वायरिंग के बाद। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट, जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज का काम क्या होता है, देखो जो फ्यूज है, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज इज ए डिवाइस विच प्रिवेंट फ्रॉम द शॉक। अगर हमारे घरों में मान लो AC चल रही है, 35,000 की AC है, बिजली अचानक से तेज आ गई, हमने फ्यूज नहीं लगाया, क्या होगा, AC फूक जाएगी, खराब हो जाएगी, 35,000 पानी में गए। हमने क्या किया, 1 रुपए का फ्यूज आता है, कुछ इस तरह का होता है देखने में, बहुत बड़ा बना रहा है मैं, बहुत जरा सा होता है, देखा भी होगा, एक बीच में वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसकी रेटिंग है मान लो 10 एम्पियर, तो मतलब 10 एम्पियर तक की करंट को झेलेगा, सुपर करंट पे पिघल जाएगा बीच का वायर। हमने AC के बाहर इस फ्यूज को लगा दिया, अब करंट आ रही है, 10 एम्पियर पे AC चलती है, 10 एम्पियर की करंट आ रही है, आराम से पास कर रहा है करंट को, AC चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से फॉल्ट हुआ, 12 एम्पियर की करंट आ गई, तो अगर ये ना होता करंट जाती है, AC में से फूक जाती। अब जैसे 12 एम्पियर की करंट जाएगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 10 एम्पियर के हिसाब से सेट है, ये बीच में पिघल जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगी, फ्यूज खराब। कितने रुपए का, 2 रुपए का, लाके नया लगा दो। और AC कितनी थी, 35,000 की, बच गए ना पैसे। इतनी बढ़िया डिवाइस है, एसेंशियल डिवाइस, हर जगह मिलेगी, जो भी हैवी अप्लायंसेज होगा फ्यूज तुम्हें मिलेगा मिलेगा, और उसी काम, फ्यूज का काम वही होता है। तो अब ये सारी डोमेस्टिक सर्किट्स है, 2 चीजों पर वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे, डायरेक्ट करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो करंट लगातार चेंज हो रही हो टाइम के साथ। डायरेक्ट करंट क्या होती है, जो टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, मतलब बैटरी से बनने वाली करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं, बिजली घर से आने वाली करंट को अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। ये सिंपल चीजें हैं। तो AC ओवर DC का एडवांटेज क्या है, AC के कुछ एडवांटेज है, DC के कुछ एडवांटेज है। तो AC का एडवांटेज क्या है भाई, AC भैया डिस्टेंस के साथ कोई वोल्टेज का लॉस नहीं करती है, AC हाई पावरफुल है, बड़ी से बड़ी मशीन चला सकते हैं, टाइम के साथ चेंज होती है, ये तो AC का लॉस वो है बेनिफिट्स। DC के बेनिफिट्स क्या है, ये करंट नहीं मारती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इससे हैवी अप्लायंसेज नहीं चला सकते, और ये जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इसकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से लेकर के। अगर कोई भी डाउट होगा चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख लेना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।